हेलो स्टूडेंट्स। जय श्री महाकाल। आप सभी बच्चों को, नन्हे नन्हे बच्चों और बच्चियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी फुल छड़ियों की तरह जो है चमके मेरे प्यारे दोस्तों। दिवाली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप जो आपने यदि अभी तक जो है फास्ट लर्न चैनल को यूट्यूब पर जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे मित्रों, ताकि आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाए। ठीक है, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए लेटेस्ट वीडियो जो है आपको मिलते रहे। देखो प्यारे मित्रों, जब आप ज्वाइन इस चैनल को ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, और बेल आइकन को दबा देते हो तो आपको इतनी सारे जो है खूबियों वाला चैनल आपको मिलेगा प्यारे मित्रों, मुफ्त में। देखो, कक्षा 9 से 12वीं के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 से 12वीं के साथ साथ अगर आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे जिसमें भौतिक शामिल है, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इतना सरल और सटीक है ये कि आप भी पढ़ोगे। अगर आप इन लेक्चरों को सीरियल से देखोगे तो बहुत ही आपको जो है सरल लगेगा, सहज लगेगा। और इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैंने जो है निशान लगा रखे और बताए गए हैं। तो अगर आप आईआईटी और नीट 11वीं 12वीं के बाद में अगर करना चाहते हो तो ये आपके लिए इतना विस्तृत और सरल लगेगा आपको कि बस। ठीक है, आप जब आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही सरल रहेगा। ये आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, आप चाहे तो। ठीक है, ज्वाइन जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखिए कौन आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहा है। वो भी आप जो है इसको जरूर देखें। आपके लिए गत परीक्षाओं में पूछे गए पेपर भी इसमें 11वीं 12वीं की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो भी मैंने शामिल कर रखे हैं। आईआईटी नीट वाले भी उनको जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत ही सरल तरीका होता है समझने का। अगर आप आधार मजबूत करोगे तभी जाके जो है ये तैयारी कर पाओगे। आईआईटी नीट जो है बहुत बड़ी परीक्षाएं होती है। सही विकल्प की तैयारी भी मैंने इसमें करवाई गई। हर चैप्टर के अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न डबल रिपीट किए गए हैं सही विकल्प के लिए भी। और हर लेक्चर के प्रारंभ में यदि उनमें परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न शामिल है तो वो भी मैंने आपको उनमें आगे आगे लेक्चर के प्रारंभ में समझा रखा है प्यारे मित्रों। तो चलो देखते देखे। यहाँ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे मित्रों। देखो यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न देखेंगे। पिछले लेक्चर में अपन जो है संधारित्रों का संयोजन अपन देख चुके हैं प्यारे मित्रों। संधारित्रों का संयोजन किस किस प्रकार करते हैं अपन। संधारित्रों का संयोजन अपन ने देखा था, श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन देखा था। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन भी अपन ने देखा था। श्रेणी क्रम संयोजन में अपन ने देखा था परिणामी धारिता का जो व्युत्क्रम होता है वो अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के जोड़ के बराबर आया था। अपन बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। आप सीरियल से पूरा चैप्टर देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप बीच में से कोई लेक्चर देखोगे आपको जो है समझने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, या तो आपने समझ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो पिछला वीडियो देखे फिर इसको देखे। ठीक है, और अपन ने समांतर क्रम में देखा था परिणामी धारिता का जो परिणामी धारिता जो होती है वो अलग अलग संधारित्र की धारिताओं के योग के क्या होती है प्यारे मित्रों, बराबर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों सूत्र अगर याद रखोगे आप तो आप जो है आगे जो मैं जो प्रश्न बताने वाला हूं उसमें आपको तनिक भी कठिनाई नहीं होगी प्यारे मित्रों। अपन ये दोनों सूत्र देख चुके हैं तो चलो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अपन सही विकल्प देखते हैं। देखिए सही विकल्प की दृष्टि से भी देख सकते हो आप, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी इन प्रश्नों को ले सकते हो। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न तो आपके ये आ जाता है कि ए और बी के बीच में तुल्य धारिता की गणना कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि ए और बी के बीच में परिणामी धारिता का मान कितना आएगा। तो देखो अभी अपन समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में अगर परिणामी धारिता सी लेते हैं समांतर में, ठीक है प्यारे मित्रों, तो परिणामी धारिता का व्युत्क्रम जो होता है अलग अलग संधारित्र की धारिताओं के जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है। ये तीन संधारित्रों के लिए लिया मैंने, आप और भी लोगे तो आप आगे जोड़ते जाओ। और अगर आपने
ये आपके क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्यारे मित्रों, समांतर के लिए नहीं है। ठीक है, ये काय के लिए है, श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम। ठीक है, और समांतर क्रम में तो क्या होता है प्यारे मित्रों, समांतर क्रम में परिणामी धारिता जो होती है अलग अलग धारिताओं के जोड़ के क्या होती है, बराबर होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये अपन दोनों जो है, ठीक है, पिछले लेक्चर में अपन ये सब देख चुके हैं। तो आप जो है इनको जो है, अगर नहीं पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप जो है जरूर देखिए। ठीक है प्यारे मित्रों, ठीक है, समांतर क्रम में परिणामी धारिता जो होती है अलग अलग संधारित्र की धारिताओं के जोड़ के बराबर होती है, और श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता का जो व्युत्क्रम होता है अलग अलग संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों के जोड़ के बराबर होता है। तो देखो ये दोनों यहाँ पर क्या है प्यारे मित्रों, ये दोनों संधारित्र, क्योंकि अपने को ए और बी के बीच में परिणामी धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच परिणामी धारिता, परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। क्या आपके प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एनसीईआरटी, मध्य प्रदेश बोर्ड, अन्य कोई बोर्ड हुआ, यूपी बोर्ड हुआ, आपके सभी बोर्ड के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीबीएसई भी ले सकते हो आप, राजस्थान बोर्ड हुआ, सभी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है सभी। तो आप जरूर देखिए प्यारे मित्रों। चलो देखते देखे, तो ये दोनों C1 और C2, C1 संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफेराड है, और आपके C2 संधारित्र की धारिता जो है ये भी 4 माइक्रोफेराड है। ये दोनों देखो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनकी धारिता क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों, जुड़ जाएगी। तो इन दोनों की धारिता जो रहेगी, C1 और C2 की धारिता जो रहेगी, इन दोनों की धारिता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 4 और 4 क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों, 8 हो जाएगी। तो इन दोनों की जगह अपन 8 माइक्रोफेराड धारिता का एक संधारित्र लगा सकते हैं प्यारे मित्रों। और ये दो आगे और जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन बोलो, C3 और C4, C3, और ये तो आपके क्या हो गया, C3। ठीक है प्यारे मित्रों, और ये हो गया आपके C4, और C1 और C2 का परिणामी हो गया 8 माइक्रोफेराड आया इसका मान, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में तो परिणामी धारिता आपके जुड़ जाती है। तो ये आ जाएगा इन, अब ये तीनों क्या है, सीरीज में है, श्रेणी में है, तो इनका परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों का परिणामी जो है अगर मैं सी डैश मान रहा हूं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इन अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर हो जाएगा। C3 का मान क्या है प्यारे मित्रों, 8 है इसका भी, और C4 का भी 8 है। तो देखो प्यारे मित्रों बहुत ही सिंपल हो गया, 1/8, 1/8, 1/8, 3 बार है तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 1/8 हो गया है। तो प्यारे मित्रों तो देखो अगर इसको उल्टा करूंगा तो मैं इसको भी उल्टा कर लूंगा, क्या हो जाएगा, सी डैश है ये, तो क्या हो जाएगा, सी डैश ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यहाँ भी 8 ऊपर आ जाएगा, और देखो 3 एकम 3, 3 नीचे आ जाएगा। तो सी डैश बराबर क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों, 3/8 माइक्रोफेराड आपके धारिता आ गई। ठीक है, ए और बी के बीच में आपके परिणामी धारिता जो है प्यारे मित्रों, ए और बी जो है इन दोनों के बीच में आपके परिणामी धारिता का जो मान आया वो कितना आ गया प्यारे मित्रों, 8/3 माइक्रोफेराड आ गया। आप चाहो तो भाग देकर भी लिख सकते हो, इसमें नहीं दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका, अगर भाग लोगे तो 3 × 6 और 3 × 18, 3 × 18, तो यहाँ एक बढ़ाओगे 7 माइक्रोफेराड हो जाएगा, और 2.66 माइक्रोफेराड लिखोगे तो भी सही है, 2.67 माइक्रोफेराड लिखोगे तो भी सही है। तो ये आपके देखो पहला प्रश्न था। इसी क्रम में आपके जो है अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है इसी क्रम में, ठीक है, देखो ये वाला प्रश्न देखो, ये भी बहुत ही सरल है। 3 संधारित्र की धारिताएं 3 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड है। एक बार तो श्रेणी क्रम में जोड़ा है इनको, एक बार समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो प्रत्येक संधारित्र में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखो अभी हाल अपन ने देखा था कि 3 संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो परिणामी धारिता अपन ने सीरीज लिख दिया मैंने, S4 सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम हो गया आपके। श्रेणी क्रम के लिए धारिता CS लिख दिया, S4 सीरीज।
और समांतर क्रम के लिए पैरेलल लिख देते हैं, CP लिख देंगे। ठीक है, तो देखो समांतर क्रम में जो परिणामी धारिता का उल्टा होता है वो अलग अलग धारिताओं के उल्टे के जोड़ के बराबर होगा। तो 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, श्रेणी क्रम में धारिता आ जाएगी प्यारे मित्रों। ठीक है, तो चलो इनको हल कर लेते हैं। इन सबका आपको क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं सबका गुणा करके लिख दो नीचे। ठीक है, तीनों का गुणा करके लिख दो लघुत्तम में। 3, 4 और 6 आ रहा है। अब देखो 3 वाले के लिए 3 को छोड़ो, इन दोनों से ऊपर गुणा कर दो। तो 4 छंग 24 से 1 में गुणा करूंगा 24 आ जाएगा। और देखो फिर इसके नीचे 4 है, 4 हटाओ, दोनों का गुणा करूंगा 3 छंग 18 और 18 का गुणा फिर 1 में करूंगा, 18 एकम 18 हो जाएगा। 6 के लिए 6 को हटा दो, 3 चौक 12 हो रहा है, 12 गुणा 1 में करेंगे 12 एकम 12 हो जाएगा। क्या किया प्यारे मित्रों मैंने, डबल देखो आप क्या किया, तीनों का गुणा करके लिख दो। यही मैंने इनका गुणनफल लघुत्तम ले लिया। ठीक है, वैसे तो और सरल भी हो जाता है लेकिन यहाँ ये इससे सरल कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अपन ने तीनों का गुणा करके लिख दो। अब जिसके बटे में जो आ रहा है उसको छोड़ो, ऊपर वाली को बाकी सबसे गुणा कर दो। इसके बटे में 3 आ रहा है, 3 को छोड़ा तो 4 गुणा 6 से गुणा करेंगे, 4 छंग 24 एकम 24 हो जाएगा। इसके नीचे 4 आ रहा है, 4 को हटा दो, 3 छंग 18 का गुणा 1 में करेंगे, 18 एकम 18। इसके बटे में 6 आ रहा है, 6 को हटाओ, 3 चौक 12 गुणा 1 में करो 12 एकम 12। अब सबको जोड़ दो बस। ठीक है, तो 3 गुणा 4 गुणा 6 आ गया। ऊपर क्या आ रहा है देखो, जोड़ो इनको। तो देखो इनको जोड़ेंगे अपन, तो देखो 8 और 4 12 हो रहा है, 12 में 2 और जोड़ेंगे तो 14 हो गया। 14 की 4 हासिल 1 हो गया, 2 2 4 और 1 5 54 हो गया है। तो इनको भाग लगा देते, 6 से काटा 6 नम 54, 3 से काटा 3 तिया 9। तो क्या आया प्यारे मित्रों, 3/4 आया। तो देखो इसको उल्टा करेंगे तो उसको भी वो भी उल्टा हो जाएगा। तो CS का मान आएगा सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में आ जाएगा 4/3 माइक्रोफेरड आ जाएगा। माइक्रोफेरड धारिता आ जाएगी। श्रेणी क्रम में आपके धारिता का जो मान आएगा, इनको अगर आप जो है तीनों को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ोगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आपके जो है इन तीनों को अगर आप जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो श्रेणी क्रम में इसकी जो धारिताएं आएगी प्यारे मित्रों, क्या आ जाएगी, तीनों की धारिताएं जो आएगी 4/3 के बराबर आ जाएगी प्यारे मित्रों। अगर आप इनको जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो क्या आ जाएगी प्यारे मित्रों, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, अगर आप भाग लगाओगे तो देखो 3 3 एकम 3 3 तिया 9 3 तिया 9 माइक्रोफेरड भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगी। और अगर इनको जो है, ये तो आपके पहले वाले का आंसर हो गया। दूसरा देखो, अगर इनको आप क्या करते हो, पैरेलल में रखते हो, समांतर क्रम में रखते हो, तो आपके परिणामी धारिता जो होती है अलग अलग धारिताओं के जोड़ के बराबर होगी। 3 4 और 6, 6 4 10 और 3 13 माइक्रोफेरड आ जाएगी। बहुत ही सिंपल रहेगा ये तो। ठीक है, 13 माइक्रोफेरड आ गई। ठीक है, क्योंकि प्यारे मित्रों अपन श्रेणी क्रम में तो व्युत्क्रमों के जोड़ के बराबर होती, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के जोड़ के बराबर होती है। और समांतर क्रम में तो डायरेक्ट सबका जोड़ हो जाता है। तो ये आपके परिणामी धारिता आ गई। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो ये आएगी, और अगर समांतर क्रम में जोड़ोगे तो ये आएगी। दोनों स्थितियों में इसने पूछी थी, तो दोनों में अपन ने इसका मान जो है निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलो देखो, अगला ये है आपके कि आपको देखो, आपको 3 संधारित्र दिए गए, प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफेरेड है। 3 माइक्रोफेरेड है, इनको किस प्रकार जोड़े कि 9 माइक्रोफेरेड धारिता मिले, इनको किस प्रकार जोड़े कि परिणामी धारिता 1 माइक्रोफेरेड मिले। तो चलो देखो प्यारे मित्रों, तीनों को पहले तो मैं क्या करता हूं, समांतर क्रम में जोड़ लेता हूं। देखिए देखता हूं, देखिए समांतर क्रम में जोड़ता हूं तो इनकी परिणामी धारिता क्या आती है अपन देखते। देखिए ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर हल देखो आप, समांतर समांतर क्रम में समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तीनों को, तो देखो समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता जो होती है अलग अलग धारिताओं के जोड़ के क्या होती है प्यारे मित्रों,
बराबर होती है। ठीक है, ठीक है। तो 3 संधारित्र है अपने पास में। तो देखो C का जो मान रहेगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 के जोड़ के बराबर होगा। लेकिन तीनों संधारित्र की धारिताएं 3 3 3 है। तो क्या 3 3 6 और 3 कितना हो जाए 9 माइक्रोफेराड आ जाएगी। मतलब आपको क्या करना है प्यारे मित्रों, अगर 9 माइक्रोफेराड धारिता प्राप्त करनी है 3 माइक्रोफेराड धारिता के तीन संधारित्रों से, तो तीनों को क्या करना पड़ेगा अपने को, समांतर क्रम में जोड़ दो उनको, तो 9 माइक्रोफेराड मिल जाएगी। अब अगर अपन जो है दूसरा है, देखो ये पहले का आपके आंसर हो गया है ना। अब दूसरा है, अगर मेरे को 1 माइक्रोफेराड मिलना है, 1 माइक्रोफेराड धारिता प्राप्त करनी है 3 माइक्रोफेराड के 3 संधारित्रों से। तो देखो मैं जैसे कि मैं मान लिया जाए कि इनको अगर मैं क्या करता हूं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहा हूं। ठीक है, कैसे जोड़ रहा हूं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है देखते देखिए, अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो देखो परिणामी धारिता का जो व्युत्क्रम होगा वो अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के जोड़ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा प्यारे मित्रों। लेकिन तीनों ही 3 3 वाले तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। इनको जोड़ूंगा देखो 1 2 3, 3 1/3 हो गया है, तो 3 1/3 हो गया। इनको जोड़ोगे 1/3 1/3 2/3 1/3 3/3 हो गया है। तो और 3 से 3 तो कट जाएगा, तो क्या आया बोलो, 1/c का मान कितना आया प्यारे मित्रों, 1/c बराबर कितना आया आपके, 1/c बराबर कितना आया, 1। सी का गुणा इधर करूंगा तो सी आ जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा सी, यानी कि सी बराबर कितना आ गया 1 माइक्रोफेराड। यानी कि आपको 1 माइक्रोफेराड धारिता प्राप्त करनी है। 1 माइक्रोफेराड प्राप्त हो इसके लिए तीनों को क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। और 3 माइक्रोफेराड के 3 संधारित्रों से 9 माइक्रोफेराड धारिता प्राप्त करनी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा अपने को, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा 9 के लिए तो। और 1 माइक्रोफेराड प्राप्त करनी है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में अपन बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, डेरिवेशन जो है अपन यहाँ पर जो है सिद्ध करेंगे। देखो अपने पास में इसने और प्रश्न दिए हैं कि आपको क्या कह रहा है, देखो ये वाला प्रश्न देखो, आपको 3 माइक्रोफेड धारिता के 3 संधारित्र दिए गए हैं, इन्हें जोड़कर 4.5 माइक्रोफेड धारिता प्राप्त करे। चित्र भी बनाइए, वो ऐसा कह रहा है अपने को चित्र भी बनाना है, अपने को चित्र भी बनाना है। ठीक है, पूछा गया है प्रश्न ये आपको जो है। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि आपको 3 माइक्रोफेड धारिता के 3 संधारित्र दिए गए हैं, इनसे आपको क्या करना है 4.5 यानी कि 4.5 माइक्रोफेड धारिता प्राप्त करो। कैसे भी जोड़ो आप, और आपको कितनी धारिता मिलनी चाहिए, 4.5 माइक्रोफेड धारिता जो है आपको मिलनी चाहिए, कैसे भी जोड़ो आप। तो देखो देखता हूं देश से, देखो अगर अपन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी और 9 हो जाएगी। अभी हाल देख चुके हैं अपन। ठीक है, और अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तीनों को तो क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 1 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, तो देखो आप तीनों को ना तो समांतर क्रम में जोड़ सकते हो ना श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हो, मिक्स जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने देखे देखे दोनों को, दो को तो क्या कर दिया मैंने, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। दो संधारित्रों को तो मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, और तीसरा संधारित्र उनके क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ा 2 के। तो परिणामी धारिता कितनी आती है मैं चेक करता हूं। देखिए ये इस प्रकार से संयोजन किया मैंने। ठीक है, ये 3 माइक्रोफेराड है, ये भी 3 माइक्रोफेराड है, और इसकी धारिता भी 3 माइक्रोफेराड हो गई आपके। ठीक है प्यारे मित्रों, 2 को तो अपन ने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ा, और इन दोनों के समांतर क्रम में तीसरा संधारित्र जोड़ दिया। तो परिणामी धारिता कितनी आती है वो गणना कर लेते हैं। लेकिन देखो श्रेणी क्रम में तो उल्टे जोड़ लो, परिणामी का उल्टा अलग अलग उल्टों को जोड़ के बराबर होता है। परिणामी धारिता का व्युत्क्रम जो होता है अलग अलग संधारित्र की धारिताओं के योग के बराबर होता है, या अलग अलग संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों का जो योग होता है परिणामी धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो दोनों श्रेणी क्रम वालों की धारिता,
ठीक है, श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में इन दो सी डैश है, सी डैश है, तो इन दोनों की, ये दोनों श्रेणी क्रम में सी डैश है, तो इस सी डैश का जो उल्टा होगा, ठीक है, इन दोनों का सी डैश माना अपन ने, तो इन इन दोनों का उल्टा जो होगा इन दोनों के उल्टों के जोड़ के बराबर होगा, 1/3 और 1/3। ठीक है प्यारे मित्रों, श्रेणी क्रम में उल्टों का योग जो होता है परिणामी धारिता के उल्टे के बराबर होता है। ठीक है, तो इन दोनों का परिणामी सी डैश अगर मैंने माना तो सी डैश का उल्टा इन दोनों के उल्टे के यानी कि व्युत्क्रम के जोड़ के बराबर हो जाएगा। तो देखो 1/3 और 1/3 कितने हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो इसको भी क्या करूंगा प्यारे मित्रों, उल्टा कर लूंगा। सी डैश ऊपर आ जाएगा, उल्टा होगा तो एक नीचे चला जाएगा, सी डैश उल्टा हो गया। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3/2 हो जाएगा। और 3 में 2 का भाग लगाऊंगा, 1.5 माइक्रोफेरेड आ गया, यानी कि इन दोनों का 1/5 आ गया। इन दोनों का कितना आया प्यारे मित्रों, 1/5। और अब ये वाला कितना है, देखो इस प्रकार का चित्र बन गया। अब क्योंकि इन दोनों का परिणामी तो मैंने कितना निकाल लिया, इन दोनों की जगह तो अपना कितना मान आ गया, देखो 1.5 आ गया, 1.5 माइक्रोफेरेड प्राप्त हुआ। और ये वाला कितना है प्यारे बच्चों, 3 माइक्रोफेरेड हो गया, ये 3 माइक्रोफेरेड हो गया। अब ये दोनों समांतर में हो गए, ये दोनों प्यारे मित्रों समांतर में हो गए, तो अभी समांतर क्रम में तो धारिता ये आ जाएगी समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में दोनों अब समांतर में है, तो सी डबल डैश मान लिया धारिता। तो ये सी डबल डैश जो है, एक तो इसकी तो क्या है, सी डैश है, सी डैश का मान कितना है, 1 सी डैश है। और इसकी कितनी है प्यारे बच्चों, 3। और सी डैश का मान तो 1.5 है, और इसका कितना है, 3 है। तो देखो 3 और 1 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 0.5, 4.5 माइक्रोफेरेड मिल गया अपने को। यानी कि कहने का अर्थ है कि दो संधारित्रों को तो अपने को श्रेणी क्रम में रखना पड़ेगा, और तीसरा संधारित्र उन दोनों के क्या रखना पड़ेगा अपने को, समांतर में। चाहो तो इन दोनों को नीचे, इसको ऊपर भी लिख सकते हो, आप कैसे भी जोड़ लो। इन दोनों के अलावा आप कैसे भी जोड़ोगे 4.5 माइक्रोफेरेड धारिता प्राप्त नहीं होगी आपके। चलो अब अपन आगे देखते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, यहाँ से आगे चलते हैं। मैंने सारे सही विकल्प जो इससे जो है संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हल करवा दिए हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, यहाँ से आगे चलते हैं। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से। अब अपन देखो चालक की ऊर्जा, चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है इसको देखते हैं। तो आपके नेक्स्ट आ जाता है, चालक में संचित ऊर्जा का मान कितना होता है इसको देखते। देखिए चालक में संचित ऊर्जा का मान क्या होता है, ठीक है, चालक में संचित ऊर्जा क्या होती है उसको देखते हैं। तो आपके आ जाएगा आवेशित चालक की ऊर्जा, या तो अपन कहेंगे आवेशित चालक की ऊर्जा, आवेशित चालक की ऊर्जा। ठीक है प्यारे मित्रों, आवेशित चालक की ऊर्जा कह दो कि चालक में संचित ऊर्जा कह दो, एक ही बात है। ठीक है प्यारे मित्रों, दोनों एक ही बात है। या चालक की स्थितिज ऊर्जा कह दो। तो देखो चालक को आवेशित करेंगे, ठीक है, तो आवेशित करेंगे तो उसको आवेश प्रदान करेंगे, आवेश प्रदान करेंगे तो अपन कार्य करेंगे, वो कार्य ही उसमें क्या होगा, ऊर्जा के रूप में या उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो भाई अपन कार्य की गणना कर ले, कार्य क्या हो जाएगा आपके स्थितिज ऊर्जा। यदि चालक को आवेशित किया जाता है तो कार्य करना होगा, और वो कार्य ही हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है प्यारे मित्रों, यदि चालक को यदि चालक को आवेश प्रदान किया जाता है, आवेश प्रदान किया जाता है तो
प्राप्त कार्य, प्राप्त कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में, प्राप्त कार्य ही स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या चालक की ऊर्जा कह दो, एक ही बात है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। लेकिन अपन तो कार्य की गणना अगर करें तो किसी चालक को अनंत से उठाकर उस बिंदु तक लाओ आप, ठीक है, आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा इस प्रकार से अपन कार्य करेंगे, ठीक है, तो वो कार्य अपने को क्या मिलेगा, ऊर्जा के रूप में। चलो देखते देखिए, तो चालक की अपने को ऊर्जा की गणना करनी है तो कार्य की गणना करेंगे, लेकिन कार्य क्या होता है बोलो, आवेश गुणा विभव होता है, आवेश गुणा विभव होता है प्यारे मित्रों, ठीक है, आवेशित करने में किया गया कार्य। चालक को, चालक, चालक को, चालक को आवेशित करने में, करने में किया गया, गया कार्य जो होगा वो क्या होगा बोलो, आवेश, आवेश इंटू विभव होगा प्यारे मित्रों। यहां पर क्या आएगा, आवेश इंटू विभव, ठीक है। लेकिन देखो विभव जो है अपन यहां पर विभव नहीं लिखेंगे, विभव कौन सा लोगे आप, यार अपने पास विभव 2 है, जब उसको आवेश नहीं दिया था तो उसका विभव 0 हो गया, और जब उसको आवेश क्यों दिया तो उसका विभव क्या हो गया, जो भी मान लो अपन ने आवेश देने से पहले 0 था और आवेश देने के बाद में v हो गया, तो आप 0 लोगे कि v लोगे, तो यहाँ पर क्या लेंगे अपन, माध्य विभव। क्लियर है प्यारे मित्रों, क्या लेंगे यहाँ पर अपन, माध्य विभव लेंगे, ना कि विभव लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा लेंगे प्यारे मित्रों, माध्य विभव, माध्य विभव लेंगे, ठीक है। आवेश, यदि चालक को आवेश क्यों दिया तो आवेशित करने में जो कार्य है उसको आवेश क्यों देने पर उसका विभव भी हो जाता है। यदि चालक को आवेश क्यों देने पर, यदि चालक को, चालक को आवेश, आवेश क्यों देने पर उसका विभव 0 से v हो जाता है, v हो जाता है। भाई पहले 0 वोल्ट था, जैसे उसको आवेश क्यों दिया तो उसका जो विभव है v वोल्ट हो गया आपके, तो उसका माध्य विभव, माध्य विभव क्या होगा प्यारे मित्रों, माध्य विभव जो है, माध्य कैसे निकालते, कुल विभवों का योग बटे विभवों की संख्या, यानी क्या हो जाएगा v/2, विभवों का योग यानी कि दोनों कितने विभव है, पहले 0 था अंत में v हो गया, तो 0 और v का जोड़ बटे विभवों की संख्या कितनी हो, 1 2, तो 2 का भाग लगा दिया तो v/2 हो गया। तो देखो आवेशित करने में किया गया कार्य अर्थात आवेशित चालक की ऊर्जा या आवेशित चालक की संचित ऊर्जा या आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, एक ही बात हो जाएगी। आवेशित चालक की ऊर्जा, आवेशित चालक की ऊर्जा, की ऊर्जा, या यूं कह दो कि संचित ऊर्जा कह दो या स्थितिज ऊर्जा, चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, कार्य क्या आया बोलो प्यारे मित्रों, आवेश गुणा माध्य विभव, तो आवेश तो उसको क्यों दिया था और विभव क्या हो गया उसका v/2 हो जाएगा, जूल, ठीक है प्यारे मित्रों। ये उसकी क्या आ गई, स्थितिज ऊर्जा आ गई, ठीक है प्यारे मित्रों, qv/2, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 qv जूल, ठीक है प्यारे मित्रों, 1/2 qv जूल स्थितिज ऊर्जा आ गई।
अपन आगे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थोड़ा और रहा है बाकी। तो स्थितिज ऊर्जा को अगर मैं यू से लिख रहा हूं तो 1/2 क्या आई थी अभी, ये क्यू गुणा वी जूल आई। ये आपके स्थितिज ऊर्जा आई। या चालक को आवेशित करने में कार्य आया, या चालक में संचित ऊर्जा आ गई, या चालक की स्थितिज ऊर्जा आ गई। लेकिन Q बराबर देखो प्यारे मित्रों, Q बराबर C गुणा V होता है। Q बराबर क्या होता है, चालक की धारिता कैपेसिटी इंटू इसका विभव। ठीक है, तो यहां पर अगर मान रखोगे तो संचित ऊर्जा का मान आ जाएगा आपके, यहां पर अगर मान रखते हो। ठीक है प्यारे मित्रों, यहां पर अगर आप मान रखते हो तो आपके ऊर्जा आ जाएगी 1/2। देखो Q की जगह CV लिखोगे, इस Q की जगह CV लिखा, और ये पुनः क्या है, V है। ठीक है प्यारे मित्रों, ये क्या है, V है। तो आपकी ऊर्जा क्या आ जाएगी, 1/2 CV² हो जाएगी जूल। जैसे 1/2 MV² होता है ना, वैसे ये आ जाएगी 1/2 CV², या Q गुणा V। 1/2 QV भी लिख सकते हो आप। ठीक है प्यारे मित्रों, और अगर आप C के रूप में, इसको C के रूप में चेंज करना चाहते हो, इसको चाहो तो इसको C और V के रूप में, ठीक है, आप देखो ये तो क्या हो गया, C और V के रूप में, ये QV के रूप में आ गया। ठीक है, और आप इसको एक और रूप भी देखो, अगर इसमें से आप जो है Q हटाओगे तो ये आ जाएगा। Q की जगह क्या लिख दिया अपन ने, C। अगर V का मान रखोगे तो क्या आएगा प्यारे मित्रों, Q/C बराबर क्या आएगा, V। C इधर आएगा तो इसके बटे में आ जाएगा। तो आप V का मान रखोगे ना यहाँ पर, तो क्या आएगी ऊर्जा, देखो 1/2 C तो ऐसे लिखूंगा, V की जगह क्या लिखूंगा, Q/C। लेकिन वर्ग है तो वर्ग करेंगे, तो देखो एक C से एक C कटेगा, 1/2, यहाँ Q का क्या हो जाएगा, वर्ग बटे क्या आएगा, C जूल। तो प्यारे मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सही विकल्प में पूछ सकता है। आवेश में संचित ऊर्जा होती है 1/2 QV, तो ये भी सही है। ठीक है, चालक में संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV² होती है, भी सही है। चालक में संचित ऊर्जा या चालक की ऊर्जा 1/2 Q² / C जूल होती है, तो ये भी आपके सही रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं अपन संधारित्र में संचित ऊर्जा या संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, तो आपके नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है उसको देखते हैं। संचित ऊर्जा या संधारित्र की स्थिति ऊर्जा के दो एक ही बात है। ठीक है, संधारित्र में संचित ऊर्जा या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो इसको देखते हैं अपन। मान लो देखो संधारित्र है अपने पास में, उसकी ऊर्जा कितनी होगी, क्या आपके कैपेसिटर है, संधारित्र है, ये इसकी दो समांतर प्लेटें हैं। ठीक है, ये दोनों इसकी क्या है, समांतर प्लेटें हैं, दूसरी प्लेट भू संपर्कित है। जैसे इसको मैं +Q आवेश देता हूं, ठीक है, तो इस पर प्रेरण के कारण उतना ही क्या हो जाता है, आपके -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये प्लेट A है और ये प्लेट क्या है, B है। तो इसका विभव VA हो जाता है, मैं अपन लिख देते हैं यहाँ पर, इसका विभव क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। तो दोनों प्लेटों को देखो, संधारित्र पर +Q आवेश दिया, ठीक है, आवेश कितना दिया, संधारित्र को अपन ने +Q दिया, जिसके कारण प्रेरण के कारण प्लेट ए को +Q आवेश देने पर प्लेट बी पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे संधारित्र, संधारित्र की प्लेट ए को +Q आवेश देने पर प्लेट बी पर, प्लेट बी पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है,
जिससे प्लेट ए का विभव तो VA और प्लेट बी का विभव VB हो जाता है, जिससे जिससे प्लेट ए का विभव VA तथा बी प्लेट बी का विभव प्लेट बी का विभव प्लेट जो बी है, बी का विभव VB हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर लिख देते हैं अब अपन। ठीक है प्यारे मित्रों, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, यानी कि विभवों का अंतर क्या हो जाएगा। देखो, एक प्लेट के विभव में से दूसरी प्लेट का विभव अगर अपन घटा देंगे, एक प्लेट के विभव में से दूसरी प्लेट के विभव को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, विभवांतर विभवों का अंतर होता है, और ये होता है दिया गया आवेश बटे संधारित्र की धारिता। तो देखो, अपन ने आवेश तो प्लेट ए को प्लस क्यू दिया था, दोनों के आवेश के परिमाण समान है। ठीक है, एक धन है और एक ऋण है, तो दिया गया आवेश बटे क्या हो जाएगी, संधारित्र की धारिता, यानी कि क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, Q/C हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, क्या हो जाएगा, Q/C। ये क्या हो जाएगा, आपके इसके जो है विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, इस दिया गया आवेश बटे क्या हो जाएगा, धारिता C हो जाएगी। ठीक है प्यारे मित्रों, क्योंकि विभवांतर होता है आवेश बटे धारिता। ठीक है, आवेश बटे धारिता। अगर आपने यहां पर देखो Q आवेश दिया था, पहले इनके ऊपर 0 आवेश था और Q आवेश दिया। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको दूसरा आवेश स्मॉल q भी मान सकते हो। संधारित्र को दिया गया आवेश बटे धारिता। ठीक है, तो देखो, जहां C क्या है, संधारित्र की धारिता, जहां C क्या है, बराबर संधारित्र की क्या है, धारिता, जहां C संधारित्र की धारिता है। ठीक है प्यारे मित्रों, संधारित्र की धारिता है C। तो देखो, अब अपन इसको, पहले इसका आवेश 0 था, उसको Q आवेश दिया, तो अपने को कार्य निकालना है। कार्य ही क्या होते हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अपने को इसको आवेशित करने में कार्य निकालना है। तो मैं अगर इसको देखो अल्प आवेश दूंगा, थोड़ा आवेश दूंगा तो थोड़ा कार्य करूंगा, तो अल्प आवेश देने में किया गया कार्य लिख रहा हूं। संधारित्र को अल्प आवेश या कम आवेश लिख दो, DQ। ठीक है, जब आवेश कम होता है तो उसको डेल क्यू या DQ लिखा जाता है प्यारे मित्रों। ठीक है, संधारित्र को अल्प आवेश DQ देने में किया गया कार्य। भाई, जब थोड़ा सा आवेश दिया तो कार्य भी थोड़ा करोगे, तो इसको डेल W लिख दिया। और ये होता है, देखो, कार्य होता है आवेश गुणा क्या होगा, विभवांतर। आवेश गुणा क्या हो जाएगा, विभवांतर। और विभव क्या आ रहा है, देखो Q/C आ रहा है, तो किया गया कार्य क्या आ जाएगा आपके। ठीक है, इसका मान तो क्या आएगा, Q/C। और ये DQ मैंने पीछे लिख दिया, इसका मान जो था आपके Q/C, इसको आगे लिख दिया और DQ को पीछे लिख दिया। ये तो थोड़ा सा आवेश दिया तो अपन ने कार्य निकाला।
लेकिन अपन ने इसको आवेश कितना दिया था, देखो क्यू आवेश देने में कार्य निकालना अपने को। पहले क्या था, शून्य क्यू आवेश, शून्य से क्यू आवेश देने में किया गया कार्य की गणना कर लेते हैं। तो मैंने लिख दिया अब शून्य से क्यू आवेश देने में किया गया कार्य W है। तो ये W कहां से कहां तक बोलो, शून्य से क्यू आवेश देने में किया गया कार्य। तो ये सभी कार्यों का क्या हो जाएगा, योग। इन सभी छोटे छोटे टुकड़ों में जो आवेश देंगे उसका योग हो जाएगा, तो इन सबका जोड़ होगा। कहां से कहां तक बोलो, या तो डेल डब्ल्यू का जोड़ के दो कि इसका मान ये रखोगे तो इसका जोड़ हो जाए, क्यू बटे सी इंटू डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, इन छोटे टुकड़ों में जो कार्य आ रहा है आपके, उन सबका क्या हो जाएगा, आपके योग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या आया आपने, देखो प्यारे मित्रों, इसका जो मान आया क्यू बटे सी इंटू डी क्यू, डेल डब्ल्यू लिखो। अपन चाहो तो डेल डब्ल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पर, डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू का मान क्यू जीरो से क्यू आवेश, डी डब्ल्यू का मान क्या आया था आपने देखो अभी, क्यू बटे सी इंटू डी क्यू। तो क्यू बटे सी इंटू डी क्यू लिख देते अपन, इसका मान क्या लिखते हैं, क्यू बटे सी इंटू डी क्यू। ठीक है, लेकिन देखो सी तो क्या आ जाएगा आपके, बाहर आ जाएगा, एक बटे सी तो बाहर आ जाएगा। और देखो क्यू का क्यू के सापेक्ष, देखो एक्स का एक्स के सापेक्ष आप समाकलन जानते हो क्या होता है, घात में एक जोड़ दो, घात को उठाकर बटे में लिख दो, एक्स वर्ग बटे दो। तो देखो यहाँ क्यू है तो क्यू वर्ग बटे दो हो जाएगा, इसका समाकलन क्या हो जाएगा आपके, क्यू वर्ग बटे दो। और लिमिट क्या है, जीरो से क्यू, क्या है प्यारे मित्रों, जीरो से क्यू। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, लिमिट हटाएंगे प्यारे मित्रों, तो अपने क्या आ जाएगा, किया गया कार्य आ जाएगा, वही क्या हो जाएगी, संचित ऊर्जा। तो देखो आप डायरेक्ट ये लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, डेल डब्ल्यू का मान क्यू बटे सी इंटू डी क्यू लिखा, और क्यू का क्यू के सापेक्ष, जैसे एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होता है, एक्स वर्ग बटे दो, मतलब घात में एक जोड़ दो, घात को उठाकर बटे में लिख दो। इसकी घात कुछ नहीं है कि एक जोड़ूंगा दो हो जाएगी, घात को उठाकर बटे में लिख दिया, इसका समाकलन हो गया। ऐसे Q इंटू डी क्यू का करोगे ना आप, तो देखो घात में एक जोड़ देंगे, इसकी घात एक थी, एक जोड़ूंगा तो दो हो जाएगा बटे दो हो जाएगा, इसका समाकलन ये हो गया। लेकिन अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट देखो ऊपर वाली लिमिट ऊपर, नीचे वाली लिमिट नीचे लिखेंगे। अब इसको लिमिट को हटाते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो किया गया कार्य आ जाएगा। देखो आपके ये बटे का दो भी बाहर लिख रहा हूं मैं, और एक बटे सी भी बाहर है, ये एक बटे दो सी बाहर हो गया। ठीक है, यहां लिमिट देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दो, इसकी जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दी है। ठीक है, ऊपर वाला मान माइनस नीचे वाला मान, ऊपर वाला मान माइनस नीचे वाला मान, ये घात ऐसी ही रहेगी प्यारे मित्रों, घात ऐसी रहेगी, ऊपर वाला मान माइनस नीचे वाला मान, ऊपर वाला मान क्यू था, नीचे वाला शून्य था, ऊपर वाला क्यू था, नीचे वाला शून्य था। तो देखो ये शून्य तो हट जाएगा, तो आपके किया गया कार्य आ रहा है एक बटे दो क्यू वर्ग बटे सी आ रहा है, क्यू वर्ग बटे सी जूल आ गया। यह आपके क्या आया कार्य, ये कार्य ही क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, संधारित्र में संचित ऊर्जा हो जाएगी, या आवेशित करने में किया गया कार्य आ जाएगा। तो ये लिख दिया अपन ने संधारित्र। ठीक है, संधारित्र में संचित ऊर्जा, या संधारित्र में संचित ऊर्जा यही रहेगी प्यारे मित्रों, या इसको आवेशित करने में क्या आ जाएगा, आपके किया गया कार्य आ जाएगा, संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य आ जाएगा आपके। ठीक है, संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसको अगर आप यू से लिखते हो तो क्या आएगी, एक बटे दो क्यू वर्ग बटे सी जूल।
बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। लेकिन देखो Q बराबर क्या होता है, CV होता है। Q बराबर क्या होता है, CV। तो Q की जगह CV लिखो तो U बराबर क्या आएगा, 1/2। Q की जगह क्या लिखूंगा प्यारे मित्रों, CV। तो देखो C का भी क्या हो जाए वर्ग, V का भी वर्ग, और बटे में क्या आ रहा है, C आ रहा है। एक C से एक C कट जाएगा, तो देखो CV का वर्ग हो जाएगा, CV का वर्ग जूल। ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। आप चाहो तो V का मान भी रख सकते हो, तो ये आ जाएगा। आप चाहो तो C का मान भी रख सकते हो, ठीक है। C का मान रखोगे तो Q/V आ जाएगा, ठीक है। Q/V रखोगे तो अन्य आंसर आ जाएगा आपके। तो आपके ये महत्वपूर्ण था। संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 CV², बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। आपके संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए तो आपके, या आपके जो है, ठीक है, यहाँ से वहां तक आपको करना पड़ेगा। संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना अगर आपको करनी है प्यारे मित्रों, संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना अगर आप करोगे तो ये यहाँ से आपके कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। ये यहाँ तक आपके जो है पूरा रहेगा। संधारित्र में संचित ऊर्जा के अगर आपको डायरेक्ट ही गणना करनी है तो आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो। और देखो ये दोनों C के रूप में है। अगर आप C के मान रखोगे तो C बराबर क्या आएगा, Q/V आएगा। C की जगह क्या लिख दो आप, Q/V। इसमें आप Q/V लिखोगे 1/2। C की जगह क्या लिखोगे, Q/V। Q/V आएगा, सॉरी। देखो C का मान क्या आएगा, Q/V आएगा, है ना। बोल भी मैं ये रहा हूं, लिख ये रहा हूं, है ना। C बराबर, देखो ये इधर जाएगा इसके बटे में, तो Q/V बराबर C, Q/V बराबर C। तो C की जगह Q/V लिख दिया, और ये भी क्या था, V था, वर्ग था। एक V से एक V कट गया, तो क्या आया, देखो 1/2 QV आएगा, QV जूल। ये भी आपके संधारित्र में संचित ऊर्जा है, ध्यान रखना। अगर चार ऑप्शन में संधारित्र में संचित ऊर्जा की बात करता है, 1/2 Q वर्ग/C, तो ये भी सही रहेगा। 1/2 CV² रहेगा तो ये भी सही रहेगा। 1/2 QV जूल रहेगा तो ये भी सही रहेगा। तो उपरोक्त सभी वाला सही आंसर रहेगा आपके। आपको ये ध्यान रखना है। ये आपके संधारित्र में क्या आई प्यारे मित्रों, संचित ऊर्जा आई, ठीक है। संधारित्र में संचित ऊर्जा आई। चलो अब अपन देखते हैं संधारित्र में ऊर्जा घनत्व क्या होता है। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा जो होती है संधारित्र में, ठीक है, संधारित्र में जो एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है उसी को क्या कहते हैं, संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। तो अपन नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर। क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों, संधारित्र में या समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट संधारित्र में, संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ठीक है। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व क्या होता है संधारित्र में, इसको अपन देखते। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व क्या होता है। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो यदि समांतर प्लेट संधारित्र है और उसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर D है और उसका विभव, यानी कि दोनों प्लेटों का विभवांतर जो है वो V है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा अभी अपन ने देखी है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। यदि यदि समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश Q, दिया गया आवेश Q, विभवांतर V, विभवांतर V तथा दोनों दोनों प्लेटों
संधारित्र में 2 प्लेटें होती है। सर कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, बावले तो नहीं हो रहे हो सर आप? 2 ही प्लेटों से संधारित्र बनेगा। संधारित्र बात कर दी मतलब 2 प्लेटें समांतर रख रखी है और उसको क्या कर रखा है, भू संपर्क भी कर रखा है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इस दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। दोनों प्लेटों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा अभी अपन गणना कर चुके, 1/2 CV² भी लिख सकते हो आप चाहो तो, दूसरी याद रख लेना। 1/2 CV², 1/2 MV² की तरह हो जाएगी, जो कि गतिज ऊर्जा होती है, उससे आपको याद रखने में सुविधाजनक होती है। देखो काइनेटिक ऊर्जा क्या होती है, 1/2 MV² है ना प्यारे मित्रों। वैसे आपके संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 CV² से याद रख लो। वी दोनों में कॉमन है, ये इसका द्रव्यमान है और ये इसकी कैपेसिटी है, धारिता है। ठीक है, तो इससे याद रख लेना आप। ठीक है, चलो देखो देखते कैसे भी याद कर लेना। देखो, तो प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा अभी अपन गणना कर चुके प्यारे मित्रों, 1/2 CV² जूल। ठीक है, ये संधारित्र में क्या है, संचित ऊर्जा है, जिसको अपन ज्ञात कर चुके हैं। ये क्या हो गया आपके संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो देखो, संधारित्र में ऊर्जा घनत्व जो होता है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ठीक है, संधारित्र में ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, अपन यहां पर इसकी परिभाषा लिखे, तो क्या हो जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व, क्या हो जाएगा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, या ऊर्जा कह दो या संचित ऊर्जा कह दो, एक ही बात है, ऊर्जा बटे क्या आ जाएगा, आयतन। लेकिन देखो ऊर्जा तो क्या लिखी है अपन ने, 1/2 क्या है, CV², और बटे आयतन, देखो ध्यान दो, आयतन, देखो आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा घनत्व। तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र को दिया गया आवेश Q है और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल जो है वो A है, जहां ए क्या हो जाएगा, प्लेटों का क्षेत्रफल। तो देखो आयतन होता है क्षेत्रफल इनटू दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, जहां ए क्या है, ए प्लेटों का क्षेत्रफल, ठीक है, आयतन क्या होता है, देखो क्षेत्रफल इनटू दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा कौन सी, संचित ऊर्जा, बटे आयतन है प्यारे मित्रों ये। तो ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा आपके, ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा कौन सी, संचित ऊर्जा। ठीक है प्यारे मित्रों, संचित ऊर्जा है, मैं यू लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। और देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की अपन गणना कर चुके हैं। वो क्या होती है, याद है आपको, ε0A/d होती है। याद है प्यारे मित्रों, क्या होती है, ε0A/d। ठीक है, फेरड। अगर परावर्तक माध्यम के है तो के और जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो अपन यहां पर मान रखते हैं, तो ऊर्जा घनत्व आपके आ जाएगा, ऊर्जा घनत्व क्या आ जाएगा, देखो 1/2 तो ऐसे लिखेंगे, और सी का मान क्या आ रहा है, ε0A/d, और ये v का वर्ग बटे में क्या आ रहा है, AD। तो देखो आपके ए से कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1/2 ε0 v वर्ग बटे क्या आ रहा है आपके, d वर्ग हो जाएगा।
ठीक है, ये भी डी है, डी का डी में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके डी का वर्ग हो जाएगा प्यारे मित्रों। ठीक है, और देखो आपके v का अगर मान रखोगे आप, देखो v बराबर होता है ई गुणा डी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करी थी, उसमें अपन ने विभवांतर निकाला था। विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो इससे अगर आप इसका मान रखोगे तो ऊर्जा घनत्व क्या आ जाए 1/2 एप्सिलॉन 0। इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखो इसका वर्ग करूंगा ना तो ई का वर्ग इंटू डी का वर्ग, डी से डी कट जाएगा आपके, तो क्या आएगा ई का वर्ग हो जाएगा आपके एप्सिलॉन 0 ई का वर्ग बटे क्या हो जाएगा आपके डी, ई का वर्ग बटे क्या हो जाएगा आपके डी। ठीक है, ये आपके ऊर्जा घनत्व आ जाएगा संधारित्र। ठीक है, संधारित्र की ऊर्जा घनत्व क्या आ जाएगा 1/2 ऊर्जा घनत्व का मान आ जाएगा आपके एडी से अपन ने ज्ञात किया ई इंटू डी लिखा। देखो प्यारे मित्रों अपन ने यहाँ पर गड़बड़ करी क्या, देखो देखो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर अगर अपन पी वर्ग का मान करें, ई का भी वर्ग होगा इसका भी वर्ग होगा। यहाँ पर ई की जगह अगर मान रखेंगे ना ये, तो क्या आएगा ई वर्ग डी वर्ग, बटे में भी क्या आ रहा है डी वर्ग आ रहा है, एप्सिलॉन 0 भी आ रहा है 1/2 भी आ रहा है, तो डी वर्ग से डी वर्ग कट जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, है ना। तो क्या आएगा आपके 1/2 एप्सिलॉन 0 ई वर्ग आ जाएगी। ये आपके क्या आएगा ऊर्जा घनत्व। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। अगर परावर्तक माध्यम के लोगे तो इसमें के से और मल्टीप्लाई किया जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, समझ में आया आपको क्लियर। ठीक है, अपन ने क्या किया, देखो यहाँ पर वी वर्ग का मान ई इंटू डी लिखो तो ई वर्ग इंटू डी वर्ग होगा, बटे में डी वर्ग से डी वर्ग कट जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 ई वर्ग आ जाएगा। ठीक है, जूल आप चाहो तो जूल बटे, देखो ऊर्जा यहाँ पर क्या है ऊर्जा बटे आयतन आया और आयतन घन मीटर होता है, तो जूल बटे घन मीटर आप चाहो तो इसका मात्रक रख सकते हो। परावर्तक माध्यम अगर के हो तो के से इसको और मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये आपके ऊर्जा घनत्व आया। यहाँ से अपन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों। संधारित्रों को जोड़ने पर ऊर्जा हास्य की गणना भी करेंगे। ठीक है, संधारित्रों को जब जोड़ेंगे तो उनमें आवेश किस प्रकार बढ़ता है अपन ये भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार से होता है इसको देखते हैं। देखिए संधारित्रों में आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है, तो अपन यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं संधारित्रों में आपस में संबंधित दो आवेशित चालकों या संधारित्रों के बीच आवेशों का पुनर्वितरण। चालकों या संधारित्रों में, ठीक है, संधारित्र भी लिख सकते हो। ठीक है, संधारित्रों में, संधारित्रों या चालकों में, चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार से होता है, ठीक है, स्पष्ट कीजिए। आपको पूछा जाता है कि संधारित्रों या चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण कैसे होता है। अगर आपको ये पूछा जाए, ठीक है, पुनर्वितरण किस प्रकार से होता है, तो आप जो है यहाँ समझ सकते हो। ठीक है, देखो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मध्य प्रदेश बोर्ड में तो बहुत सी बार पूछा गया है। आपके सीबीएसई बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है कि सिद्ध कीजिए कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि होती है, ऊर्जा हास्य होती है, ऊर्जा हास्य की या ऊर्जा हानि की गणना कीजिए। ठीक है, ऊर्जा जो है लॉस होती है, कितनी लॉस होती है इसकी गणना करनी। ठीक है, तो वो इसके बाद में अपन देखते देखे। पहले आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, आवेशों का पुनर्वितरण किससे होता है। मान लिया ये दो चालक है, देखो चालक भी ले सकते हो संधारित्र भी ले सकते हो, संधारित्र या चालकों के लिए दोनों के लिए सेम रहेगा। यहाँ पर संधारित्र बना देंगे बस। ठीक है, देखो अपन चालकों के लिए ले लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि होती है, गणना कीजिए उसके, ऐसे ज्यादा पूछा जाता है, आवेशित चालकों के लिए ज्यादा पूछा जाता है। तो अपन देखते देखिए, ये चालक ए है और ये चालक बी है। जोड़ने से पहले इन दोनों के आवेश क्या है, Q1 और Q2 है। इसकी धारिता C1 है और इसकी C2 है। जोड़ने से पहले इसका विभव V1 है और इसका विभव V2 है। ये लिख देते हैं अपन। माना कि चालक ए व बी को जोड़ने से पूर्व जोड़ने से जोड़ने से पूर्व इन इनके आवेश आवेश Q1 व Q2 तथा विभव विभव V1 व V2 है। इनकी धारिताएं C1 और C2 है। इनकी धारिताएं C1 व C2 है। इनकी धारिताएं जो है C1 व C2 है। ठीक है, इनकी धारिताएं होगी। तो देखो, जोड़ने से पहले अगर अपन इनमें संचित ऊर्जा की बात करते हैं तो क्या होगी, दोनों की संचित ऊर्जा क्या रहेगी, जोड़ने के बाद में क्या रहेगी वो भी निकाले अपन। चालक ए की ऊर्जा जोड़ने से पूर्व, ठीक है, जोड़ने से पूर्व चालक ए की ऊर्जा, ठीक है, संचित ऊर्जा की ही बात कर रहे हैं, और ये होती है 1/2 CV² होती है। देखो, इस ए की ऊर्जा है तो ए की धारिता, ए का विभव हो जाएगा जूल, ये इतनी ऊर्जा हो जाएगी, इसकी ऊर्जा ये हो जाएगी। ठीक है, और जोड़ने के बाद चालक बी की ऊर्जा लिख देते हैं अब। जोड़ने के बाद है ना, जोड़ने से पूर्व ही बात चलेगी इसकी भी, ठीक है। जोड़ने से पूर्व चालक बी की ऊर्जा लिख रहा हूं मैं, इसको यू भी लिख देंगे। 1/2 CV² जूल होती है, लेकिन अपन बी की ऊर्जा लिख रहे हैं तो बी की धारिता इंटू क्या हो जाएगा, बी का विभव, ये क्या हो जाएगी आपके बी की ऊर्जा हो जाएगी। ये जोड़ने से पूर्व इन दोनों की अलग अलग ऊर्जाएं हैं, टोटल ऊर्जाएं लिखना चाहते हो तो दोनों को जोड़ दो, ठीक है, दोनों की ऊर्जा आ जाएगी। जोड़ने के बाद जोड़ने सॉरी दोनों चालकों की कुल ऊर्जा जोड़ने के बाद तो अपन अलग लिखेंगे। देखो यहाँ पर दोनों चालकों की कुल ऊर्जा लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब देखो, अपन जैसे ही इनको क्या करेंगे, सुचालक तार से जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे ही इनको क्या करेंगे, सुचालक तार से जोड़ेंगे, तो आवेश क्या होगा, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि इनके विभव समान न हो जाए। आवेश अलग अलग होगा लेकिन विभव समान हो जाएंगे। तो जोड़ने के बाद में अगर मान लिया जाए कि जैसे अपन इनको क्या करेंगे, सुचालक तार से जोड़ेंगे, ये ए चालक है, ये चालक ए है और ये चालक बी है। दोनों चालकों को अपन ने सुचालक तार से जोड़ा, तो अब इसका विभव V है तो इसका भी क्या हो जाए, विभव V। इसका धारिता तो देखो C1 और C2 ही रहेगी, लेकिन इसका आवेश मान लिया Q1 डैश है और इसका क्या है, Q2 डैश हो गया। दोनों का आवेश अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होंगे वो तो निकालेंगे अपन, आवेश दोनों का क्या आएगा वो अपन निकालेंगे। तो देखो, जोड़ने के बाद यदि दोनों चालक जोड़ने के बाद जैसे ही क्या करेंगे, सुचालक तार से जोड़ेंगे, तार से होकर आवेश जो होगा उच्च विभव, जिसका भी विभव ज्यादा होगा उस वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश जाने लग जाएगा, तार से होकर इधर उधर जाएगा। अपने को पता नहीं किसका ज्यादा है किसका कम है, कोई लेना देना नहीं है अपने को। तो सुचालक तार से होकर आवेश का पुनर्वितरण होगा, कब तक होगा, जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाए। तो दोनों के विभव वीवी हो जाएंगे, धारिता C1 और C2 रहेगी, धारिता चेंज नहीं होगी, ठीक है। और इसका आवेश चेंज हो जाएगा, Q1 डैश और इसका Q2 डैश। पहले Q1 और Q2 था, बाद में क्या हो गया, Q1 डैश और Q2 डैश हो गया। तो देखो, जोड़ने के बाद, ठीक है, दोनों चालकों का विभव
दोनों चालकों का विभव क्या है, बोलो V है। V दोनों का समान हो जाएगा, धारिता C1 और C2 रहेगी। तो देखो दोनों चालकों का विभव V है और कुल आवेश, चालकों का कुल आवेश, चालकों का कुल आवेश अगर लिखेंगे Q लिखा तो ये Q1 और Q2 के जोड़ के बराबर हो जाए प्यारे मित्रों। देखो कुल आवेश तो दोनों को जोड़ दो भाई, दोनों का कुल आवेश बात कर रहे हैं भाई, कुल आवेश यानी कि फुल आवेश, फुल यानी कि जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो तो कुल आवेश आ गई। लेकिन देखो धारिता, कुल धारिता चालकों की उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ धारिता, धारिता को कुल धारिता नहीं कहेंगे प्यारे मित्रों, इसको उभयनिष्ठ धारिता कहेंगे, ठीक है। और इसको मैं अगर C से लिख देता हूं तो C बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2 हो जाएगी, दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगी धारिता जो रहेगी, C1 प्लस C2 हो जाएगी। तो अब चालकों को जैसे ही अपन ने सुचालक तार से जोड़ा तो उसका कुल विभव V क्या होगा, ठीक है। अब अपन लिखते हैं जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद विभव V, विभव जो रहेगा V रहेगा दोनों चालकों का विभव कह दो, ठीक है, या उभयनिष्ठ विभव कह दो, ठीक है। दोनों चालकों को जब अपन ने तार से जोड़ा तो उनका विभव क्या रहेगा, उस विभव की बात कर रहे हैं अपन। दोनों चालकों का जो विभव रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों चालकों को जैसे ही अपन ने सुचालक तार से जोड़ा तो उनका विभव क्या रहेगा, जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। उभयनिष्ठ विभव कह दो, या जोड़ने के बाद दोनों का विभव वी क्या हो गया, समान हो गया, तो चालक ए का विभव कह दो या बी का विभव कह दो, इसको अपन उभयनिष्ठ विभव कहेंगे, ठीक है। उभयनिष्ठ विभव तो वो अपन ने V माना है तो अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पर V लिख देंगे। तो ये जो उभयनिष्ठ विभव, देखो Q बराबर CV होता है, तो V निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कुल आवेश, ठीक है। Q बटे क्या हो जाएगा, C बराबर V। तो आप V निकालोगे ना तो कुल आवेश बटे संयुक्त धारिता या उभयनिष्ठ धारिता कहेंगे इसको, कुल आवेश बटे संयुक्त धारिता, ठीक है, या इसको उभयनिष्ठ धारिता भी कहेंगे। जो अपन ने अभी नाम दिया था ना, इसको क्या नाम दिया था प्यारे मित्रों, चालक की उभयनिष्ठ धारिता या संयुक्त धारिता, एक ही बात है। तो देखो कुल आवेश तो क्या आया था, Q1 प्लस Q2, और संयुक्त धारिता क्या आई थी, C1 प्लस C2। लेकिन देखो Q1 बराबर क्या होगा आपके C1 V1 हो जाएगा, ठीक है, और Q2 क्या आ जाएगा आपके C2 V2 हो जाएगा। देखो प्यारे मित्रों Q1 क्या है, चालक A का आवेश, Q2 क्या है, चालक B का आवेश। तो Q1 बराबर चालक A की धारिता इंटू उसका विभव, Q2 क्या हो जाएगा आपके B की धारिता इंटू उसका विभव हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर V का अगर मान निकालेंगे तो क्या आएगा आपके C1 V1 प्लस C2 V2 बटे क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। ये इसकी क्या आ जाएगी, धारिता, उभयनिष्ठ धारिता आएगी, ठीक है। जोड़ने के बाद दोनों चालकों का विभव ये रहेगा। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इनके आवेश, अगर आवेश आप निकालना चाहते हो जैसे Q1 डेज का मान जोड़ने के बाद और Q2 डेज का मान, दोनों को जोड़ा उसके बाद में इनके आवेश क्या हो गए, अगर आप इनकी गणना अगर करना चाहते हो कि भाई दोनों को जोड़ने के बाद में इनके आवेश क्या रहेंगे, दोनों का अलग अलग हो गया, साहब आपने कहा ये इसका विभव हो गया जोड़ने के बाद, तो Q बराबर क्या होता है, देखो CV धारिता इंटू विभव। देखो A का विभव है ये, तो इसकी धारिता इंटू इसका विभव C1, इसकी धारिता इंटू, देखो विभव का मान ये आएगा आपके, ये आपको मान रखना पड़ेगा। और Q2 की धारिता क्या हो जाए, Q2 डैश बराबर इसकी धारिता इंटू इस जोड़ने के बाद इसका विभव ये हो जाएगा।
चाहो तो आप v का मान ये रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इनके Q1 डेज में आप Q2 डेज का अगर भाग लगाओगे तो क्या आएगा C1 बटे C2 और V C1 V बटे C2 V से V कट जाएगा तो C1 बटे C2 आ जाएगा। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि आवेश जो है धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। जोड़ने के बाद दोनों चालकों में आवेश जो है उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसका उस पर आवेश ज्यादा होगा, जिसकी धारिता कम होगी उसका आवेश क्या होगा, कम होगा, उसके पास में कम आवेश रहेगा। यानी कि दोनों चालकों को जोड़ने के बाद उनमें आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में हो जाता है। अर्थात अर्थात दोनों चालकों को चालकों को जोड़ने के बाद उनमें आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। यहाँ से अपन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। आपके 12th के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, तो आप इसको जरूर याद करें। लगभग लगभग हर साल पूछा जाता है। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि की गणना कीजिए, यह ऊर्जा कहाँ जाती है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो आवेशी चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि की गणना कीजिए, यह ऊर्जा कहाँ जाती है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। आवेशी चालकों को, ठीक है, आवेशित चालकों को चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि की गणना कीजिए। ऊर्जा हानि की गणना कीजिए। गणना कीजिए, यह ऊर्जा कहाँ जाती है। यह ऊर्जा कहाँ जाती है। ठीक है, यह भी अपने को बताना है। भाई आवेशों को जोड़ने पर, तो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि की गणना कीजिए, मतलब ऊर्जा हानि तो होती है। ठीक है, देखो अभी अपन सिद्ध भी करेंगे कि ऊर्जा हानि होती है। कैसे होती है भाई, देखो अब अगर मैं आपको बता दूं कि जोड़ने के बाद की ऊर्जा कम है और पहले की ज्यादा है, तो पहले की ज्यादा है मतलब जोड़ने के बाद की ऊर्जा कम हो रही है, तो वो गई कहाँ, मतलब हानि तो हुई ना। पहले अपने पास पैसे ज्यादा थे, अब कम हो गए, यानी कि हानि हो गई साहब। सिंपल सी बात है, हानि हो गई। तो हानि हो जाएगी तो सिंपल सी बात है कि बाद की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। तो पहले की ऊर्जा में से बाद की ऊर्जा घटा देंगे तो ऊर्जा हानि आ जाएगी। तो अपने को पहले तो ये बात सिद्ध करनी है कि ऊर्जा की हानि ही होती है। तो देखो प्यारे मित्रों, दो आवेशित चालक है, इन दोनों को अपन जैसे ही जोड़ेंगे सुचालक तार से, जैसे ही सुचालक तार से जोड़ेंगे तो देखो तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी तो प्रकाश दिखेगा, गर्म हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा ये। तो ये प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करने लग जाएगा, वातावरण में जाएगी प्रकाश ऊर्जा। और देखो मान लो स्पार्किंग हुई तो आवाज भी उत्पन्न होगी फटफट की, मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, तो देखो ध्वनि ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, ऊष्मीय ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। तो दोनों कहाँ जाएगी, ये वायर या तार जो ठंडा होगा तो वातावरण में जाएगी। तो मतलब कहने का अर्थ है कि जोड़ने के बाद की ऊर्जा कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि वातावरण में चली गई ऊर्जा, इनके पास नहीं रही तो कम हो गई, तो ऊर्जा की हानि तो होगी। तो ऊर्जा की हानि भी हो गई। ठीक है, तो देखो अपन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे मित्रों, कि आवेशित चालकों को जोड़ने पर, आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, यह हानि जो है चालकों को जोड़ने वाले तार में ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा के रूप में वातावरण में मुक्त हो जाती है। आवेशित आवेशित चालकों को चालकों को
जोड़ने पर जोड़ने पर ऊर्जा हानि होती है। ऊर्जा हानि होती है। होती है, क्यों होती है? क्योंकि चालक चालक तार गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है। परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती। ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप चाहो तो अंधेरे में करो, अंधेरे में करोगे तो प्रकाश भी उत्पन्न हो जाएगा। स्पार्किंग होगी तो ध्वनि ऊर्जा भी आ जाएगी, आपके पास में रोशनी भी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को दिख भी जाएगा, हाँ यार ऊर्जा उत्पन्न हुई, तभी तो दिख रही है भाई। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो वातावरण में मुक्त हो जाती है। जो वातावरण में मुक्त हो जाती मुक्त हो जाती। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर देख रहे हैं प्यारे मित्रों। अपना प्रश्न क्या था? देखो, आपका प्रश्न ये था। ठीक है, आवेशी चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि की गणना कीजिए। यह ऊर्जा कहाँ जाती है? तो वातावरण में जाती है, मुक्त हो जाती है वातावरण में। ये अपन ने देख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अपना आंसर तो ये हो गया। अब ऊर्जा हानि की गणना करते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, दोनों चालकों को जोड़ेंगे तो ऊर्जा हानि होती है। ऊर्जा हानि की अब जो है अपन, ठीक है, फिजिकल गणना करते हैं प्यारे मित्रों। फिजिकल गणना करते हैं अपन। ठीक है, माना कि चालक ए तथा चालक बी की धारिताएं C1 व C2 है। माना कि माना कि चालक चालक ए व बी की धारिताएं C1 व C2 तथा आवेश Q1 व Q2 देने पर इनके विभव V1 व V2 हो जाते हैं। V2 है तो, ठीक है, देखो दो चालक है अपने पास में साहब। अपने को दो चालक दे दिए गए हैं। ये अपने पास में दो चालक है, एक ए चालक है और एक बी चालक है। ये चालक कौन सा है? आपके ए चालक है, ये चालक बी है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। इसको आपने आवेश Q1 दिया, इसको Q2 दिया, जिससे इसका विभव V1 और इसका विभव V2 हो गया। ठीक है, इनका विभव V1 और V2 हो जाता है। विभव V1 और V2 हो जाता है। V2 है तो दोनों चालकों को जोड़ने से पूर्व इनकी कुल ऊर्जा लिख रहा हूं। ठीक है तो दोनों चालकों को जोड़ने से पूर्व इनकी कुल ऊर्जा अगर मैं U मान रहा हूं, ठीक है, स्थिति ऊर्जा ही है वो, जोड़ने से पूर्व इनकी ऊर्जा U1 मान ली। इन दोनों की ऊर्जाओं के जोड़ के बराबर होगा। और ऊर्जा तो क्या होती है प्यारे मित्रों? अपन ऊर्जा देख चुके हैं, 1/2 CV² होती है, जूल। तो एक तो इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा जोड़ दूंगा तो कुल ऊर्जा आ जाएगी। जोड़ने से पहले मैंने U1 लिख दी, दोनों की मिलाकर कुल U1 लिख दी, जोड़ने के बाद की U2 लिख देंगे। ठीक है, जोड़ने के पहले की ज्यादा रहेगी, जोड़ने के बाद की कम रहेगी। क्यों? क्योंकि तार ठंडा हो रहा है तो वातावरण में चली गई, ध्वनि ऊर्जा भी वातावरण में चली गई, प्रकाश ऊर्जा भी वातावरण में चली गई, तो जोड़ने के बाद की कम हो गई। जो वातावरण में चली गई वो
जो चालक के पास रही नहीं तो कम हो गई, सिंपल सी बात है, कम हो गई तो बात की कम है और पहले की ज्यादा है तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे तो हानि आ जाएगी अपने पास में। तो कुल ऊर्जा जोड़ने के बाद, जोड़ने से पहले की लिखेंगे तो पहले चालक एक ही लिख दें 1/2, इसकी धारिता C1, इसका विभव V1। तो क्या हो जाएगा आपके 1/2 धारिता C1 विभव V1 का वर्ग। फिर अपन चालक बी की धारिता लिखूंगा, चालक बी की ऊर्जा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 चालक बी की धारिता इंटू इसके विभव का वर्ग। ये आपके जोड़ने के बाद दोनों चालकों की कुल ऊर्जा आ गई। चाहो तो 1/2 दोनों में है, अपन कॉमन ले सकते 1/2। यहाँ तो क्या बचेगा C1 V1 का स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा C2 V2 का स्क्वायर जूल। जूल ये दोनों चालकों को जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा है। ठीक है, अब जैसे दोनों ही चालकों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद देखो दोनों चालकों को जोड़ेंगे तो देखो उनकी जो धारिता रहेगी उनको कुल धारिता नहीं कहेंगे, संयुक्त धारिता कहेंगे। जोड़ने के बाद संयुक्त धारिता, संयुक्त धारिता यानी कि ये कुल धारिता ही है, लेकिन इससे धारिता को कुल धारिता नहीं कहा जाता, इनको संयुक्त धारिता कहा जाता है। अगर इसको मैं C मानता हूं तो C क्या हो जाएगी, इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगी, C1 और C2 के जोड़ के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पर जो आवेश रहेगा उसको तो अपन कुल आवेश ही कहेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद तो कुल आवेश हो जाएगा, कुल आवेश दोनों के आवेशों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। कुल आवेश, कुल आवेश जो होगा वो क्या हो जाएगा बोलो, Q1 प्लस Q2 के बराबर हो जाएगा भाई। टोटल आवेश कितना, कुल आवेश यानी कि टोटल आवेश, भाई दोनों चालकों का कुल आवेश, इसका Q1 था इसका Q2 था, दोनों को जोड़ दो कुल आवेश हो गया। और देखो यहाँ पर विभव जो रहेगा उसको कुल विभव नहीं कहेंगे, उसको उभयनिष्ठ विभव कहेंगे। ठीक है, इसका विभव जैसे ही अपन दोनों चालकों को जोड़ोगे तो देखो आवेश क्या हो जाएगा, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक बहेगा जब तक कि इनके विभव बराबर ना हो जाए। जैसे इनके विभव क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे प्यारे मित्रों, इनमें आवेशों का पुनर्वितरण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे अपन इसको सुचालक तार से जोड़ेंगे, जैसे इनके विभव बराबर हुए इनमें आवेशों का पुनर्वितरण रुक जाएगा, दोनों का आवेश अलग अलग रहेगा लेकिन ध्यान रखना विभव समान हो जाएगा जोड़ने के बाद। धारिता तो देखो, धारिता तो कैपेसिटी है इनकी, वो भी सेम अलग पहले जो थी वही रहेगी, सेम रहेगी। इसकी C1 है इसकी C2 तो यही रहेगी। ठीक है, तो उभयनिष्ठ विभव क्या लिख रहे हैं अपन, जोड़ने के बाद दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, कुल विभव या उभयनिष्ठ विभव। देखो Q बराबर आपके क्या होता है, CV होता है, तो विभव क्या होगा, आवेश बटे धारिता, कुल आवेश, कुल आवेश बटे क्या हो जाएगा, कुल धारिता। लेकिन इसको कुल नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, संयुक्त धारिता कहेंगे। इसको क्या कहेंगे प्यारे मित्रों, संयुक्त धारिता। इसको कुल धारिता नहीं कहा जाता है, इसको संयुक्त धारिता कहेंगे। तो उभयनिष्ठ विभव या कुल विभव जो रहेगा, कुल आवेश तो क्या आ रहा है आपके Q1, देखो Q1 क्या होता है C1 V1, Q2 क्या हो जाएगा आपके C2 V2 हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर क्या होता है CV, तो Q1 निकालोगे तो C1 V1, Q2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके C2 V2 हो जाएगा। तो इसका ये मान आ जाएगा, कुल आवेश तो क्या आ जाएगा आपके C1 V1 और C2 V2। और आपके संयुक्त धारिता या कुल धारिता कितनी बोलो, C1 प्लस C2 आ जाएगी। ये आपके क्या आया प्यारे मित्रों, कुल विभव आया या उभयनिष्ठ विभव आया। क्या आया, उभयनिष्ठ विभव C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 आया। ठीक है, और ये तो कुल विभव आ गया। जोड़ने के बाद में बात चल रही है, तो अब अपन क्या कर ले, दोनों चालकों की जोड़ने के बाद ऊर्जा निकाल ले, उसमें से पहले की ऊर्जा घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, ऊर्जा हानि, क्योंकि अपने पास में विभव आ गया। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा तो निकाल ले पहले इसकी, जोड़ने से पूर्व दोनों चालकों, जोड़ने के बाद सॉरी, जोड़ने के पहले की तो अपन निकाल चुके प्यारे मित्रों।
जोड़ने के पहले की अपन निकाल चुके हैं। देखो जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा निकाल चुके हैं, जोड़ने के पूर्व इनकी कुल ऊर्जा लिख चुके हैं अपन। क्या आई थी बोलो, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। ठीक है, अब जोड़ने के बाद की निकाल लेते कुल ऊर्जा। ठीक है, दोनों चालकों की कुल ऊर्जा जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगी, जोड़ने के बाद दोनों चालकों की कुल ऊर्जा। जोड़ने के बाद दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, इसको अपन ने U2 मान लिया। जोड़ने के पहले की U1 थी, जोड़ने के बाद की U2 मान लिया। देखो ऊर्जा तो क्या होती है, 1/2 CV वर्ग होती है। तो पहले चालक ए की लिख दूंगा, फिर बी की लिख दूंगा, दोनों को जोड़ दो और क्या, तो कुल आ जाएगी। पहले चालक की 1/2, देखो पहले चालक की धारिता C1 थी, विभव दोनों का उभयनिष्ठ रहेगा, दोनों का जोड़ने के बाद विभव समान हो गया था, दोनों का विभव V रहेगा, ध्यान रखना। फिर अपन B की लिखेंगे तो 1/2 C1V स्क्वायर, दोनों का जोड़ने के बाद विभव समान है, तो देखो दोनों में V समान है, V कॉमन ले लेंगे और 1/2 भी कॉमन ले लिया अपन ने। देखो एक यहाँ पर 1/2 आगे कॉमन ले लिया अपन ने और V पीछे कॉमन ले लिया V वर्ग। देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, C1 प्लस यहाँ क्या रहेगा C2, ये दूसरे चालक की धारिता क्या आ जाए, C1 प्लस C2 आ जाएगी। ये जोड़ने के बाद दोनों चालकों का चालकों की कुल ऊर्जा है। लेकिन देखो V का मान अपन निकाल चुके हैं, C1V1 प्लस C1C2। देखो C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, ये V का मान अपन वहां पर रख देते हैं। देखो V का मान अपन यहाँ पर रखेंगे 1/2, तो ऐसे लिखा, ये C1 प्लस C2 भी ऐसे लिख दिया। देखो इसका मान क्या आया, C1V1 प्लस C2V2 बटे में क्या आ रहा था, C1 प्लस C2 आ रहा था, लेकिन इसका वर्ग है। देखो प्यारे मित्रों, ये वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा, एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, वर्ग है तो यहाँ से वर्ग हट जाएगा, आपके ध्यान रखना। तो आपकी क्या आएगा, जोड़ने के बाद दोनों चालकों की कुल ऊर्जा 1/2, एक C1 प्लस C2 से एक कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, देखो C1V1 और C2V2 का तो वर्ग बचेगा, लेकिन बटे वाली का वर्ग नहीं बचेगा, ध्यान रखना। C1 प्लस C2 एक से एक कट जाएगा, इसका वर्ग था यहाँ पर, एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कटा, ये जूल आ गया। ये दोनों चालकों को जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा आ गई। अब अपने को ऊर्जा हानि की गणना करनी है, तो सिंपल सी बात है, जोड़ने के बाद की ऊर्जा कम है, ये अपन पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में कुछ ऊर्जा वातावरण में चली गई। तार चालक तार से जोड़ने के बाद तो ये ऊर्जा क्या होगी, कम। जोड़ने के बाद की ऊर्जा क्या है, कम है। जोड़ने के पहले की ऊर्जा ज्यादा थी, तो ऊर्जा हानि लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, जोड़ने के पहले की ऊर्जा में से जोड़ने के बाद की ऊर्जा घटा दो, तो ऊर्जा हानि आ जाएगी। ठीक है, ऊर्जा हास्य दोनों, अतः दोनों चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जा हास्य, ऊर्जा हास्य या ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि को अपन डेल यू से लिख देते हैं ना। जोड़ने के पहले की ऊर्जा में से जोड़ने के बाद की ऊर्जा को घटा देंगे तो क्या आ जाएगी प्यारे मित्रों, ऊर्जा हानि आ जाएगी आपके। जोड़ने के पहले की ऊर्जा में से जोड़ने के बाद की ऊर्जा अपन क्या कर देते हैं, घटा देंगे तो ऊर्जा हानि आ जाएगी। तो ऊर्जा हानि लिख देते हैं डेल यू बराबर, देखो U1 का मान यानी कि जोड़ने से पहले की ऊर्जा अपन पहले ही लिख चुके हैं। देखो ये यहाँ पर अपन ने लिख दी है, देखो जोड़ने के पहले की U1 बराबर क्या है, 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर है। ये अपन वहां पर रख देते हैं, यहाँ पर रखेंगे। देखो इस U1 का मान क्या आ रहा है, 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस माइनस, देखो जोड़ने के बाद की U2 थी, ये आ रही है अपने पास में, कितनी आ रही है, 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर बटे में क्या आ रहा है आपके, C1 प्लस C2 आ रहा है प्यारे मित्रों। ठीक है, C1 प्लस C2 आ रहा है बटे में ये।
तो ये U1 का मान तो अपन ने उधर से रख दिया, U2 का मान यहाँ से रख दिया, ये C1 देखो 1/2 दोनों में कॉमन ले लो, 1/2 मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया और यहाँ C1 प्लस C2 मैंने क्या किया, लघुत्तम ले लिया, ये C1 प्लस C2 लघुत्तम ले लिया। ठीक है, क्या बचता है देखते देखे, ये C1 C2 लघुत्तम ले लिया, लेकिन ये इसके बटे में नहीं है तो इसका गुणा इधर हो जाएगा इसमें। तो देखो पहले C1 का गुणा C1 में होगा तो C1 स्क्वायर हो जाएगा और V1 का स्क्वायर पहले से ही है। C1 का गुणा C1 में हुआ C1 वर्ग और V1 का वर्ग ऐसे ही है। फिर C1 का गुणा इसमें करेंगे C2 में तो C1 भी आ जाएगा, C2 भी आ जाएगा और V2 का स्क्वायर पहले से था। देखो C1 का गुणा मैंने किस में किया, C2 में, तो C1 C2 V2 स्क्वायर हो गया ये। अब C2 का गुणा दोनों में करता हूं, देखो इसमें करें C1 पहले से ही है, C2 का गुणा होगा तो C2 भी आ जाएगा, तो क्या आएगा C1 C2 और V1 का स्क्वायर तो है, देखो V1 का स्क्वायर, इसमें C2 का गुणा करें C2 में C2 का गुणा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखो इसका वर्ग है, ए धन बी के वर्ग के सूत्र से इसको हल कर लेते हैं अपन, ए धन बी के वर्ग के सूत्र से इसको हल करेंगे तो प्यारे मित्रों क्या आएगा, ठीक है, आपके ए धन बी के वर्ग के अगर सूत्र से इसको अपन हल करते हैं तो क्या आएगा आपके, देखो अपन डायरेक्ट ही यहाँ पर मान रख के लिख देते हैं। ठीक है, देखो C1 V1 प्लस C2 V2 का पूरे का वर्ग का मान रख देते हैं डायरेक्ट ही यहाँ पर। देखो इसका मान रखेंगे किसका प्यारे मित्रों, C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का क्या था, वर्ग था, इसका मान रखेंगे तो इसको अपन a धन b के वर्ग के सूत्र से हल करेंगे। क्या होता है प्यारे मित्रों, a वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग होता है ये। तो देखो a की जगह क्या आएगा, C1 V1 आ जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा C1 V1 आएगा, लेकिन वर्ग है तो इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग प्लस 2, a की जगह क्या आएगा C1 V1, यहाँ आ जाएगा आपके C1 बी की जगह क्या आएगा C2 V2 आ जाए, C2 V2 आ जाए, फिर बी की जगह C2 V2 आएगा, बी की जगह C2 V2 आ जाएगा, वर्ग है तो वर्ग आ जाए, तो ये मान आएगा प्यारे मित्रों वहां पर, ये मान आ जाएगा वहां पर। ठीक है, देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, तो वो मान, ये मान अपन वहां रख देते हैं प्यारे मित्रों, ये मान अपन यहाँ रख देते हैं इसकी जगह पर। देखो ये इसका मान, ये इस पूरे का वर्ग का मान वहां से यहाँ रख रहे हैं, 1/2 अपन कॉमन ले चुके हैं, तो क्या मान आया वहां पर अपन ने देखा प्यारे मित्रों, क्या आया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 प्लस क्या आया था बोलो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये आया। देखो प्यारे मित्रों ये अपन ने रख दिया, ये मान रखा, इसका मान रखा प्यारे मित्रों, इसका मान देखो ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये इसका मान आया देखो पूरे के वर्ग का, तो ये मान अपन ने वहां पर रख दिया है, ये अपन ने मान रख दिया। लेकिन प्यारे मित्रों देखो यहाँ ये माइनस था, तो इस माइनस का मैं इसमें गुणा करूंगा तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, सब धन के तो काय के हो जाएंगे प्यारे मित्रों, सब ऋण के हो जाएंगे, ये सब धन के थे तो सब काय के हो जाएंगे प्यारे मित्रों, ये आप सावधानी रखना, यहाँ पर सब ऋण के हो जाएंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, यहाँ पर ऋण के हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझना जरूरी है आपके लिए। देखो यहाँ पर क्या होगा आपके, देखो ये तो काय का है, देखो धन का है और ये आपके काय का है, ऋण का है, ये धन का है और ये ऋण का है, तो इससे ये घट जाएगा आपके। और देखो यहाँ पर ये धन का है और ये ऋण का है, इससे ये भी क्या हो गया, घट गया। देखिए प्यारे मित्रों क्या बचता है, देखिए ऊर्जा हानि आ जाएगी आपके डेल यू बराबर, देखो 1/2 भी बचा, C1 C2 भी बचा। अब देखो इसमें भी क्या है, देखो C1 C2, इसमें भी C1 C2, इसमें भी C1 C2, जो बचा उसमें कटा हुआ जो नहीं, ये और ये, इन सब में C1 C2 था, तो ये 1/2 तो पहले से ही बाहर था, ये 1/2 बाहर था, इसमें भी C1 C2, इसमें भी C1 C2, इसमें भी C1 C2 था, कॉमन था, उभयनिष्ठ था, तो अपन ने इसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, किसको प्यारे मित्रों, C1 C2 को कॉमन ले लिया। बटे में भी क्या बचा, देखो C1 प्लस C2, बटे में भी आपके क्या बचा प्यारे मित्रों, C1 प्लस C2।
और इधर देखो क्या बचा, देखो ये V1 का वर्ग बचा, यहाँ V2 का वर्ग बचा, यहाँ क्या बचा माइनस V1 V2 बचा। क्या बचा प्यारे मित्रों, V2 का वर्ग प्लस V1 का वर्ग माइनस 2V1 V2, ये बचा है यहाँ पर। देखो प्यारे मित्रों ये बचा है। ठीक है प्यारे मित्रों, यहाँ क्या बचा देखो V2 का वर्ग, फिर क्या बचा V1 का वर्ग माइनस टू V1 V2 C1 C2 तो अपन कॉमन ले चुके हैं बाहर, ये बचा। तो देखो ये तो यही फार्मूला ही हुआ ना, देखो V1 का वर्ग माइनस 2V1 V2 प्लस V2 का वर्ग, ये तो यही सूत्र हो गया ना, A वर्ग ऋण 2AB धन B का वर्ग बराबर क्या होता है, A ऋण B का वर्ग होता है। ठीक है, A की जगह क्या आ रहा है V1 माइनस B की जगह क्या आ रहा है V2, इस पूरे का वर्ग हो गया है। ये वर्ग हो गया प्यारे मित्रों। तो इसकी जगह इसका मान क्या आएगा आपके, डेल U बराबर 1/2 C1 C2 बटे में आ रहा है C1 प्लस C2 इंटू क्या आ रहा है V1 माइनस V2 का वर्ग जूल। ये आपकी ऊर्जा हानि आ गई मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही सरल और बहुत महत्वपूर्ण, ये आपकी ऊर्जा हानि। ठीक है प्यारे मित्रों, ये क्या आ गई ऊर्जा हानि। ठीक है प्यारे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दो, इसका मान सदैव क्या, चूंकि इसका वर्ग हो रहा है V1 माइनस V2 का पूरे का वर्ग हो रहा है, तो इसका जो भी मान आएगा चाहे ऋण में आए तो भी धन हो जाएगा वर्ग का मान, और धन में आए तो भी धन रहेगा। ठीक है, यानी कि कहने का यह अर्थ है कि हमेशा क्या होगा, इसका मान धनात्मक आएगा, डेल यू का मान, ऊर्जा हानि का मान हमेशा धनात्मक आएगा। मतलब पहले की में से बाद की घटा रहे और धनात्मक आ रहा है, यानी कि हमेशा ऊर्जा हानि होगी। ठीक है, तो ये यहां से भी आप सिद्ध कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि अगर दोनों का मान अगर शून्य है, V1 में से V2 घटा रहे हो, इसका अर्थ है कि दोनों क्या है बराबर। देखो यहां से देखते हैं अगर अपन, ठीक है, ये आपकी ऊर्जा हानि आ गई वहां तक की। देखो ऊर्जा हानि का मान क्या आया आपके, डेल यू बराबर आया आपके प्यारे मित्रों 1/2 C1 C2 बटे में क्या आ रहा है C1 प्लस C2, यहाँ आ रहा है V1 माइनस V2 पूरे का वर्ग जूल आ रहा है ये। ठीक है, अगर देखो V1 माइनस V2 आया और ये कितना आया 0, तो देखो 0 का वर्ग भी क्या होगा 0। इसका अर्थ तो यही है भाई, V1 में से V2 घटा रहे और 0 आ रहा है, यानी कि ये दोनों बराबर है, मतलब दोनों में विभवांतर नहीं है। अगर दोनों में विभवांतर शून्य है तो कोई ऊर्जा की हानि नहीं होगी, आप उनको जोड़ोगे तो, क्योंकि आवेश का पुनर्वितरण होगा ही नहीं, एक चालक से दूसरे चालक की ओर आवेश नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो आपके तो वहीं तक हो गया है, आपकी ऊर्जा हानि की गणना कर ली अपन ने मेरे प्यारे मित्रों। ये डेल यू बराबर 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 वर्ग जूल, यही क्या है ऊर्जा हानि है आपके। या आपके पूरा व्यंजक यहाँ से यहाँ तक हो गया आपके ये। ठीक है प्यारे मित्रों, यहाँ से वहां तक आपके जो है ये ऊर्जा हानि की गणना पूछता है, तो यहाँ तक रहेगा, आपके ध्यान रखना है। ठीक है, ये यहाँ पर आपके प्रश्न था। आवेशी चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि होती है, क्यों क्यों होती है। ठीक है, तो ये इसकी गणना भी अपन ने कर ली। ठीक है, आवेशी चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि होती है क्योंकि चालक तार गर्म हो जाता है, परिणाम स्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है जो वातावरण में मुक्त हो जाती है। यानी कि चालक तार जब ठंडा होता है तो सारी ऊर्जा वातावरण में चली जाती है, वो इस कारण उसकी ऊर्जा उसके पास न रहकर वातावरण में मुक्त हो जाती है, तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो आपके प्रश्न क्या था, ये आपके प्रश्न है। ठीक है, आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि की गणना कीजिए। यह ऊर्जा कहाँ जाती है, साफ कहाँ जाती है, वातावरण में चली गई। उसके बाद में अपन ने ये तो आंसर लिख लिया इसका। ठीक है प्यारे मित्रों, इसका आंसर अपन ने क्या लिखा है, ये आप ऊर्जा की हानि हुई तो ये ऊर्जा कहाँ गई प्यारे मित्रों, वातावरण में चली गई थी आपके। ठीक है, ये अपन ने लिखा था कि आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि होती है क्योंकि चालक तार गर्म हो जाता है, परिणाम स्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है जो वातावरण में मुक्त हो जाती है। इसके बाद में फिर अपन ने देखा था, ये अपन ने देखा था दोनों चालकों की ऊर्जा मानी थी, चालकों को जोड़ने से पूर्व की ऊर्जा निकाली थी,
वनिष्ठ विभव निकाला था। फिर चालकों को जोड़ने के बाद की ऊर्जा की गणना करी थी अपन ने, ये आई थी। फिर चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जा की हानि की गणना करी, तो जोड़ने के पहले की ऊर्जा में से जोड़ने के बाद की ऊर्जा घटाई। जोड़ने की पहले की ऊर्जा ये थी, अपन ने उधर निकाली थी, देखो ये जोड़ने के पहले की ऊर्जा ये थी 1/2 C1 स्क्वायर, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। इसमें से क्या किया था अपन ने, ये इसका मान तो ये रख दिया, जोड़ने के बाद की ऊर्जा ये आई थी, ये रख दिया, इन दोनों को लघुत्तम लिया तो आपके मान ये आ गया, ये ऊर्जा हानि आई। आप डायरेक्ट भी याद रखे इसको, 1/2 C1 C2/C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर जूल। चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि ये होती है। जय श्री महाकाल दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। मेरे प्यारे मित्रों, आप जो है आपकी तैयारी कैसी चल रही है मेरे को जरूर बताएं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे मित्रों।